हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहित झा फिर से आपका स्वागत करता हूं मोहित झा मैथ्स क्लासेस में तथा यूनिक एडिटोरियल लाइव चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा उसको हम लोग पहले समझते हैं। डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे और डिटर्मिनेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट क्या है। चलिए आज सीखते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट इसको हिंदी में हम लोग सारणिक बोलते हैं। डिटर्मिनेंट जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं इसको। डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनाया जा सकता है। डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनाया जा सकता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये अंतर है कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है जबकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट का कोई ना कोई वैल्यू होगा जबकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। हम मान नहीं निकाल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ देखते हैं पहले। जैसे हम लोग देखे हैं 10th में एक समीकरण की a1x b1y बराबर c1। ये आप कहाँ पढ़ते हैं? ये आप पढ़ते हैं दो चर वाले एक रैखिक समीकरण में। याद होगा आपको, a2x प्लस b2y बराबर c2 तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या, a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बाई b2 के। तो इसका अद्वितीय हल होता है। तो इसका क्या हल होगा, अद्वितीय हल होता है। अब देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, इसको हम इस पार ले गए, इसको इस पार। देखिए फिर से समझिए, a1 b2 बराबर नहीं है किसके, a2 b1 के, a2 b1 के। अब इसी को हम इस पार ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है। इधर हमारे पास क्या बचा, इस साइड कुछ नहीं बचा, जीरो। तो यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं है। और इस एक्सप्रेशन को, यही जो एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। इसे ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, मतलब इसे ही सारणिक कहते हैं। इसी को एक रूप में दे दिया गया कि देखिए a1 a2, इसी को सजाया गया इस तरह से कि देखो भाई ये डिटर्मिनेंट का शेप है और इसका वैल्यू आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है a1 b2 माइनस b1 a2, मतलब इसका जो मान होगा पहले ऊपर से नीचे फिर माइनस नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे फिर माइनस नीचे से ऊपर, ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। इस डिटर्मिनेंट का मान होगा, इस सारणिक का मान होता है। ठीक है, और इन जनरली हम कह सकते हैं कि सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होता है। सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होता है। जिनको लिखना है लिख भी सकते हैं। सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होता है। संख्या वहाँ कोई भी हो सकता है, यहाँ नंबर कोई भी हो सकता है। नंबर मतलब कि रियल हो, वास्तविक हो या कॉम्प्लेक्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको पूछा कि बताइए अगर हम सारणिक को फंक्शन के रूप में परिभाषित करेंगे तो कैसे, देखिए फंक्शन में हम कैसे परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि हमारा m
स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। M हमारा सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग आव्यूह का ये समूह है, वर्ग आव्यूह का समुच्चय है। मतलब M यहाँ डिनोट कर रहा है वर्ग आव्यूह को, और K हमारे पास कोई नंबर है, K कोई नंबर है। जब भी बोले नंबर है इसका मतलब क्या, या तो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, या तो रियल है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ FA डाले और अगर K निकाल लिए, मान लीजिए जहाँ A बिलोंग्स कर रहा है M में और ये जो हमारा K है ये बिलोंग्स कर रहा है K में। ठीक है, तो FA बराबर अगर K हो जाए, FA बराबर K हो जाए तो इस फलन को, मतलब क्या, हम यहाँ मैट्रिक्स डाले उसी का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आ जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। चूँकि मैट्रिक्स का तो मान नहीं आता है, लेकिन इसी का मान निकालने का तरीका, इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मान देगा, तो यही मान कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब फंक्शन के रूप में इसको हम परिभाषित करेंगे तो इस तरह से करेंगे, मतलब हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनाना संभव है। इससे यही प्रूफ हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन पर बात। चलिए अब हम देखते हैं मैट्रिक्स, ऑर्डर बाय ऑर्डर मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये सब छोटा मोटा बात है जो याद रखना है आपको, और कोई ज़्यादा है नहीं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन सॉल्व होना है नहीं, ये ऐसे ही जनरली है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट को सूचित कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ये सब आपका क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सूचित करने का तरीका है, डिटर्मिनेंट को इतना द्वारा सूचित करते हैं, डिटर्मिनेंट को इतना द्वारा सूचित करते हैं। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1 मतलब एक ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट हो, एक कोटि का अगर डिटर्मिनेंट हो तो उसे हम सूचित करेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि 3 है तो इसका मान 3। इसको आप मॉडुलस समझने की गलती नहीं करें, ये मॉड नहीं है, मॉड अलग है, ये अलग है, दोनों का सिंबल मिलता जुलता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम डिटर्मिनेंट में आएंगे तो इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, फंक्शन में जाएंगे तो इसको मॉडुलस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम डिटर्मिनेंट को सूचित कर रहे हैं, इसीलिए 1 by 1 का अगर डिटर्मिनेंट आपके पास होगा तो वह जो डालो वही निकालो। जैसे a यहाँ पर रख दिए तो a ही आ जाएगा, मान लीजिए -b डाल दिए देन -b, ये मॉड है ही नहीं तो यहाँ माइनस चेंज होगा क्या, नहीं ना होगा। यहाँ ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है भाई, यहाँ अगर हम साइन डाल दिए देन साइन ही निकलेगा। कुछ भी 1 by 1 का अगर डिटर्मिनेंट होगा, जो डालो वही निकालो, वही आंसर होगा। ठीक है, जो डालो वही निकालो। तो इसमें कुछ भी डाल दो भाई, आई डालोगे देन आई आ जाएगा। ये हमारा 1 by 1 का डिटर्मिनेंट है, 1 by 1 का डिटर्मिनेंट है। चलिए आगे देखते हैं, अगर इसी में 2 by 2 का हो जाए, 2 by 2 का हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, ये 2 by 2 का है तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका मान। पहले आपको सिखाएं AD माइनस BC, AD माइनस BC, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे आ गए फिर नीचे से ऊपर, याद रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर वाला में माइनस लगाना है,
जैसे आपसे हम पूछेंगे 2, 4, 6, 8 का वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 24 कितना होगा, तो जितना हो जाए वो आंसर हो जाएगा -8। इसी तरह कुछ भी रख लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4 क्या होगा वैल्यू 4 -6 -2। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोला भाई इसका मान बताओ x + 1 x - 1 x, बताइए क्या होगा मान, तो मान हो जाएगा x² माइनस x - 1 इंटू x + 1, तो बताइए क्या होगा यहाँ x² a - b इंटू a + b a² माइनस b² x² माइनस x² माइनस माइनस +1 x² से x² फिनिश्ड 1। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम देखते हैं 3/3 के लिए। 3/3 को खोलने का तरीका सीखते हैं कि 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट होगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए, और 3/3 में आते हैं हम लोग। तो 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए देखिए, जैसे हमारा हुआ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमारा हो गया 3/3 का डिटर्मिनेंट। ये हमारा हो गया 3/3 का डिटर्मिनेंट। इसका मान निकालने के लिए, इसको खोलने के लिए कोई भी रो या कोई भी कॉलम के तहत इसको एक्सपेंड किया जाता है, विस्तार किया जाता है। कोई भी रो या कोई भी कॉलम, रो हम बोलते हैं ऐसे, कॉलम बोलते हैं इसको, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलोंग के अनुदिश इसको हम विस्तार कर सकते हैं, तो 3/3 डिटर्मिनेंट का मान आएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले विस्तार करना कैसे है, कोई भी रो ले सकते हैं आप, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, किसी एक से आपको खोलना है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से। जैसे हम सीखते हैं तो सबसे पहले आपको साइन स्कीम चेक करना है कि जिसके तहत हम खोल रहे हैं उस पर क्या साइन यूज हो रहा है। तो साइन चेक करने के लिए आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए। यहाँ हम एक फार्मूला लिखते हैं AIJ मतलब आप समझ रहे हैं ये एलिमेंट, AIJ मतलब एलिमेंट, I मतलब नंबर ऑफ रो, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम, I मतलब पंक्ति की संख्या, J मतलब स्तंभों की संख्या। अब बोला -1 का पावर I + J कर लो भाई। -1 का पावर अगर सम संख्या आ जाए, -1 का पावर अगर सम संख्या आ जाए दोनों को जोड़ने से, तो माइनस का पावर अगर सम संख्या आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ विषम संख्या आ जाएगा तो माइनस ही रह जाएगा। तो यह बताइए 1, 1, 2 प्लस होगा, सम संख्या है, 1, 2, 3 माइनस प्लस, अल्टरनेट वे में चेंज हो जाता है, फिर अगला होता फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम का क्या साइन है, क्या चिन्ह है। अब इसको हम अगर खोलते हैं तो खोलेंगे कैसे, तो कोई भी रो या कोई भी हमको कॉलम लेना है, उसी के अलोंग खोलना है इसको। तो कोई भी रो ले लीजिए, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग यहाँ लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, यानी कि पहली पंक्ति के द्वारा विस्तार, पहली पंक्ति के अनुदिश विस्तार। तो पहला पंक्ति हमारे पास ऊपर वाला है, पहला पंक्ति ये A11 A12 A13। तो हम पहला एलिमेंट लेते हैं A11। A11 में आपने क्या देखा, प्लस होता है तो इसको प्लस साइन के साथ लेना है, प्लस तो हम लिखते नहीं हैं,
तो प्लस छुपा हुआ ही रहेगा, प्लस लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं, जिस रो और जिस कॉलम का, तो इस रो का ले रहे हैं और इस कॉलम का ले रहे हैं, ये दोनों हम डिलीट कर देंगे। जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको हटा देना है। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। बचा हमारे पास क्या, A22 A23 A22 A23 A32 A33 A32 A33। मतलब कोई भी रो का पहला एलिमेंट लेंगे और उसको एक रो और एक कॉलम को डिलीट करके, जिस रो और जिस कॉलम में वह एलिमेंट है उसको डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आपके पास बचा उससे उसको गुना कर देना है। फिर अगला एलिमेंट पर हम आते हैं। तो अगला एलिमेंट है हमारे पास -A12 -A12। A12 पर क्या होता है माइनस, A12 पर क्या होगा माइनस। तो ये वाला ख़त्म, देखिए इस कॉलम में है तो ये ख़त्म हो गया, ये वाला ध्यान से देखिए ये ख़त्म। तो हमारे पास बचा क्या, बचा A21 A23 A31 A33 A21 A23 A31 A33। फिर आते हैं अगला एलिमेंट पर। अगला एलिमेंट पर प्लस है तो बताइए A13 ये ख़त्म, ये ख़त्म। A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32। अब इसका मान तो 2/2 का तो हम लोग मान सीख चुके हैं, तो देखिए इसका मान फटाफट लिख देंगे। A22 A33 A22 A33 माइनस नीचे से ऊपर तो A32 A23 A32 A23, चलिए माइनस A12 A21 A33 A21 A33 माइनस A31 A23 A31 A23। फिर आते हैं A13 A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, ये इसका मान हो गया। जैसे हम देखते हैं इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए कोई भी रो से आप खोल सकते हो, कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं। साइन स्कीम आपको पता हो गया, साइन चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से एलिमेंट पर साइन डाल के उसका एक्सपेंड कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3/3 के लिए। जैसे हम ले लेते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए नहीं यही है। हम इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, जिधर से भी आपको करना है लिख देना है। फर्स्ट रो, पहला रो से अगर हम एक्सपेंड करेंगे इसे, यानी कि प्रथम पंक्ति द्वारा विस्तार करने पर या प्रथम पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर, तो देखिए क्या होगा। पहला एलिमेंट है हमारा 1, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो मान किसका आएगा, मान किसका निकालेंगे, जिस ये जो हम एलिमेंट लिए इस पर प्लस होता है इसलिए प्लस हमने लिखा नहीं है। ये ख़त्म ये ख़त्म, 5 6 8 9 5 6 8 9। अगला एलिमेंट इस पर होता है माइनस, तो 2 लिख दिए। अब ये वाला फिनिश्ड, ये वाला फिनिश्ड, 4 6 7 9 4 6 7 9। फिर अगला तो 3, ये ख़त्म ये ख़त्म, 4 5 7 8 4 5 7 8। तो देखिए यहाँ हो गया 45 माइनस 48,
चूँकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, -2 इंटू 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35। अब यहाँ देखिए -3, यहाँ -6 माइनस माइनस प्लस, यहाँ -3 तो -9 12 फिनिश्ड, ये हो गया 0। ठीक है, तो ये ऐसे हम मान निकाल सकते हैं, इस तरह से हम लोग मान निकाल सकते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको हम इसी का एक सिंपल तरीका भी बता देते हैं कि इसी डिटर्मिनेंट को हम दूसरे तरीका से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक के कारण कैसे निकाल लेंगे इसका जल्दी से जल्दी मान। सेम क्वेश्चन को बनाते हैं, जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम ऊपर से 2 रो दोहरा देते हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6 4 5 6। अब देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इधर से ऐसे, फिर इसको इससे मिलाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 9 है तो 45। अब यहाँ पर 4 को 8 से गुना 32 तो यह 96, फिर 14 तो 84 हो गया हमारे पास, 15 9 8 17 4 21 1 22 225। अब यहाँ गुना कर लेते हैं, 15 7 105, यहाँ 48 और यहाँ 72, 15 11 1 12 1 1 2। डिटर्मिनेंट का जब भी वैल्यू चाहिए ना आपको, आगे से पीछे वाले को घटाएंगे, आगे से पीछे वाले को हम लोग घटा लेते हैं। 225 माइनस 225 कितना हो जाएगा 0। तो ये पीछे भी हम देखें एक्सपेंड करके कैसे मान निकालते हैं और ऐसे कैसे मान निकालते हैं, दोनों तरीका आपका हो गया क्लियर। इससे आपका 4.1 बन सकता है। एक चीज़ और आप जान लेंगे तो एक चीज़ देखते हैं कि कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, मानिए A B C D, ठीक है। अब मान लो कि हमको कोई कांस्टेंट से इसमें गुना करना है, तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर गुना करते थे तो टोटल एलिमेंट में गुना हो जाता था, टोटल एलिमेंट में गुना कर देते थे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में करेंगे तो यहाँ नियम कुछ दूसरा है, बोला कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही गुना कर सकते हैं आप, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही गुना कर सकते हैं। जैसे अब हम इसमें गुना करेंगे तो KA KB CD वैसे ही रह जाएगा, या कोई बंदा बोला नहीं हम दूसरा रो में गुना करना चाहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, KC KD सबका वैल्यू सेम आने वाला है। चलिए दूसरा कोई बोला कि नहीं हम फर्स्ट कॉलम में गुना करना चाहेंगे, KA KC, ठीक है, बाद वाला टर्म वैसे ही रह जाएगा। कोई बोला नहीं हम सेकेंड कॉलम में ही गुना करेंगे, तब भी बात सेम ही है, तो AC ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा KB KD, सबका वैल्यू सेम है, सबका वैल्यू सेम ही होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल पर समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे मानिए कि आपके पास जैसे 1 2 3 4 ये हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। अब पूछ रहा है कि 2 डिटर्मिनेंट बताइए। कोई बंदा इसमें गुना कर दे तो नीचे वाला छोड़ना होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 8 माइनस 12 यानी -4। कोई बोला नहीं हम पहला कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करते तो
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 तो ऐसा ही रहता। फिर से देखिए 8 माइनस 12 यानी -4। फिर अगर कोई कॉलम में ही गुना कर लेता, कॉलम में तो कर चुके हैं, दूसरा रो में अगर करता तो ऊपर वाला सेम रहता, तब भी सेम ही आता। इसी तरह आप समझ गए। एक और होता कि सेकेंड कॉलम में भी करता, तब भी मान नहीं बदलेगा। कोई भी कांस्टेंट से अगर डिटर्मिनेंट में गुना करना है तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही उस कांस्टेंट से गुना होगा। मैट्रिक्स वाला बात यहाँ नहीं होगा। मैट्रिक्स में कोई भी हम कांस्टेंट से अगर गुना करते थे तो उसके टोटल अवयव में गुना होता था, उसके टोटल रो और टोटल कॉलम में सारे अवयवों में के से गुना हो जाता था। लेकिन यहाँ कुछ बात अलग है। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, और खैर आपसे बन ही जाएगा टोटल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछ देता है आपसे। देख लेते हैं क्वेश्चन को। उस टाइप का आपको मैंने वहाँ एक्स वाला भी क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बन ही जाएगा आपसे। फिर भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या होगा तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन आप बनाइए खुद से, जैसे कि ट्राई करते हैं। जैसे I 1 1 I, सपोज करिए कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें देखेंगे, इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, I स्क्वायर -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। आई स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं -1 कितना आ गया, -2। तो आप बना सकते हैं, इस टाइप से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फोर पॉइंट